प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमने जो कॉलेज सहायक आचार्य का 17 मार्च को जो पेपर लगा था उसके प्रथम प्रश्न पत्र के जो शुरुआती 75 प्रश्न हैं वो हमने कल हल किए थे। आज हम जो अंतिम 75 प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं नरेंद्र यादव, सहायक आचार्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत। यहाँ पे जो आंसर की है वो जैसा मैंने कल भी बताया था कि जो उत्तरमाला है वो प्रामाणिक रहे। अंतिम उत्तर कुंजी तो आरपीसी की मान्य है, लेकिन कोशिश यही की है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रामाणिकता के साथ पुस्तकों में से देख करके और फिर आपको बताया जाए। प्रश्न नंबर 76 है, गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन, धर्मवीरू मील मालिकांकन, अंतर्जातीय विवाह की समस्या का अंकन, शोषक वर्ग का चित्रण। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दूसरे नंबर का है धर्मवीरू मील मालिक का अंकन, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है पूछा है तो ये इसमें अंकन नहीं हुआ है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है, असत्य पूछ रहा है। पिछड़ों पर सामाजिक उत्पीड़न का अंकन हुआ है। महाभोज का परिवेश व्यक्तिगत होकर सामाजिक है। विशेषर की हत्या जोरावर ने कराई है। राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार जो सहानुभूति है वो इस उपन्यास में कहीं प्रकट नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर जो है यही हो जाएगा, राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति है। अगला प्रश्न है, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी? दोहे में खरी पातरी कान की का व्यंग्यार्थ है पतले कान वाली, सुंदर कान वाली, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली और खरी सोने की पातड़ी पहनने वाली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा 2 नंबर, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं पाधा बन गया हूँ उसने कहा था, कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? तो लहना सिंह का, बोधा सिंह का, वजीरा सिंह का, हजारा सिंह का। ये प्रश्न आरपीसी की पहले जो परीक्षाएं लगी थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक की उसमें भी आया हुआ है। तो ये वजीरा सिंह जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शायर जले सकल बन धाजे मंच अहिरा खेले। उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। यहाँ पे असंगत अर्थ पूछा है। तो शरीर रूपी वन, इंद्रिय रूपी हरिण, आत्मा रूपी मत्स्य, संसार रूपी सागर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो दूसरा जो विकल्प है ये असंगत है। अगला प्रश्न है, अपनो स्वार्थ को सब को चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरु बो। में किसे संबोधित नहीं किया गया है? तो गोपे द्वारा यहाँ पे ग्वाला, उद्धव, भरमर और कृष्ण। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्वाला का जो है वो कहीं भी संबोधन नहीं दिख रहा है। तो इसका ये सही उत्तर जो है हो जाएगा ग्वाला। अगला प्रश्न है, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? पुरस्कार के इस वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें से अभिप्रेत है। तो यहाँ पे कौशल के श्रमजीवी, अरुण के अस्त्र शस्त्र, अरुण के सैनिक, कौशल के अमात्य। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा अरुण के सैनिक। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा है। इसमें मूल पाठ के एकाधिक पाठ हो सकते हैं। इसे विरचनावाद भी कहा जाता है। यह पाठ को पढ़ने की एक शैली है। यह टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा मानता है। तो इसका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा ये वाला 4 नंबर विकल्प। यह टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे तो देरिदा कहते हैं कि कोई भी पाठ जो है, कोई भी अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे भी लिख दिया उल्टा, किसी भी मूल पाठ के कितने भी पाठ हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हिसाब से व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे जो विखंडन की सिद्धांत की पुस्तक है सुधीश पचौरी जी की, उसमें ये लिख रखा है। तो यह टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा मानता है।
ये जो है इसका सही रहेगा, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन गलत है? भामह और दंडी सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति की स्थिति अनिवार्य मानते हैं। मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के चमत्कार का पोषक होता है। वामन सभी अलंकारों को उपमामूलक मानते हैं। ध्वनिवादी आचार्यों ने शब्द कौतुक प्रधान अलंकारों से युक्त काव्यों को मध्यम काव्य के अंतर्गत माना है। तो ये जो है ये गलत कथन है, यही हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, पहचाने हरि कौन मोह से अन पहचान को, त्यों पुकार मदि मोन कृपा कान मदि नयन ज्यों। इस छंद की व्याख्या के क्रम में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त पूछा है। प्रिय कृपा की कामना भी है, फारसी प्रभाव से आगत विपरीत समास ये भी है, वेदना की चरमावस्था भी है, दोहा ये नहीं है इसमें। अगर इसमें देखेंगे आप मात्राओं की संख्या गिनेंगे तो इसमें दोहा नहीं आएगा, शॉर्ट है तो ये दोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं है पूछा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द अविकारी हैं। हिंदी में क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिया जो है वो ये लिख दिया अविकारी, जबकि विकारी होता है तो यही हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने ग्वारी घाट से बरमान घाट यात्रा में अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में काकड़ को प्रकृति कहा, पूरी पराठे को विकृति कहा, उन्होंने रोटी को क्या माना है? भोजन मात्र, संस्कृति, अनुकृति, दुर्बलता। यहाँ पे इन्होंने रोटी को जो है वो संस्कृति कहा है, तो इसका यही अर्थ हो जाएगा संस्कृति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा और सोठा दोनों ही अर्धसम छंद हैं, दोनों ही माने जाते हैं। सोठा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सोठा की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत होती है। यहाँ पे आप जो 2 नंबर विकल्प देख रहे हो इसमें उल्टा लिख दिया है कि सम चरणों में 13 होती है, तो इसमें लिख दिया विषम चरणों में 13। तो यही इसका जो है वो कथन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकीकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है। कवि को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, इससे आक्रांत नहीं होना चाहिए। कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करना आवश्यक है। तो यहाँ पे 1 नंबर जो कथन है ये इलियट ने नहीं बताया, तो यही हो जाएगा। निर्व्यक्तिकरण के लिए बोला, यहाँ पे व्यक्तिकरण लिख दिया, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन है। यहाँ पे असंगत पूछ रहा है। गौण कल्पना पुनर्रचना की खातिर सामग्री को बिखराती, फैलाती और पिघलाती है, ये कथन भी सही है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। मुख्य कल्पना गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर केवल परिमाण तथा कार्य प्रणाली के स्तर पर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन आरपीसी का उत्तर ही जो है अंतिम मान्य होगा, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि जो आप कोलरिज की कल्पना सिद्धांत में देखेंगे कि जो कल्पना और गौण कल्पना में अंतर केवल जो है वो परिमाण, उसमें मात्रा लिख रखा है, तो अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। बाकी तो आरपीसी मानेगा वही होगा, जहाँ तक मेरा विचार है ये होना चाहिए। बाकी कार्यप्रणाली के आधार पे तो दोनों में अंतर होता है। अगला है, अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देसा, इन पंचनी मिली लूटी हूँ कुसंग आई बदेसा। यहाँ ननद के वीर से व्यंजित है, मेरा भाई पदावली में है। क्रोधादि 5 शत्रु, कुसंगति, आत्मा का स्वामी, ननद का भाई। तो यहाँ पे ननद के वीर जो है वो आत्मा का स्वामी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्भुत भावनाओं का प्रकटीकरण अनुभाव के अंतर्गत आता है। भानुदत्त ने अनुभाव के 4 वेद माने हैं, सात्विक, मानसिक,
कायिक और आहार्य। कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव माना गया है, तो इसका यही हो जाएगा। कृत्रिम वेशभूषा आदि को जो है वो कायिक अनुभव नहीं माना गया है, आहार्य अनुभव जो है इसको माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो असंगत कथन है वो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? कुछ विद्वान शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर उभयालंकार के नाम से इसके तीसरे भेद की भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है। अलंकारों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उत्प्रेक्षा की गणना अर्थालंकारों के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला दूसरे वाला जो विकल्प है कि यमक की गणना शब्दालंकारों में और उपमा की भी शब्दालंकारों में, तो यही हो जाएगा। ये असंगत कथन है। अगला प्रश्न है, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये 344(1), 345(1), 346(1 और 343(1), तो इसमें यही आ जाएगा। 343(1) में ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय द्वारा राघव करुणो रस निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना है? परस्पर अविश्वास को, निर्वासन को, अवसरवादिता को, मनोविनोद को। यहाँ पे निर्वासन को जो है वो कुबेरनाथ राय ने जो है वो माना है, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत पूछ रहा है यहाँ पे। मालवी पूर्वी राजस्थानी, रूढ़ानी मध्य पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मालवी जो है वो पूर्वी राजस्थानी नहीं है, तो यही जो विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है, मारा ओलगिया घर आजोची में मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो मित्र, कृष्ण, प्रवासी, प्रीतम, तीनों उपमा यहाँ पे हैं, तो मित्र की जो है वो ये शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, तो यही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है। प्लेटो के अनुसार काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। वे कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानते हैं। उनके अनुसार कवि यश और कीर्ति चाहता है। तो ये जो एक नंबर देखेंगे कि ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है। जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया है। आचार्य भामह को इस मत का संस्थापक माना जाता है। आचार्य दंडी तथा अप्पय दीक्षित भी सिद्धांत की अनुयायी हैं। भामह के टीकाकार आचार्य उद्भट ने भी अलंकार सिद्धांत के समर्थक हैं, तो ये भी उद्भट भी समर्थक हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नंबर जयदेव ने अपने ग्रंथ, तो ग्रंथ का नाम गलत लिख दिया यहाँ पे, अलंकार सरस्व नहीं है, ये रुएक का है, तो यही वाला जो है वो असंगत हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बरसे मग्घा झकोरी झकोरी नागमती वियोग खंड में उल्लेखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत आता है? वार, माघ, सावन, भादो। तो यहाँ पे भादो मास में जो है इसका वर्णन हुआ है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, पाता हूं निज को खोह के भीतर विलुप्त नेत्रों से देखता हूं द्वितीया कविता की उक्त पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव है। कौन सा भाव इन पंक्तियों से जो प्रकट हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊर्जस्वित होने का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव, परस्पर सौहार्द का भाव, भय और कातरता का भाव और अनुत्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो ऊर्जस्वित होने का भाव जो है वो ये प्रकट हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है यही हो जाएगा, ऊर्जस्वित होने का भाव। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास के संबंध में मनु भंडारी का आत्मकथ्य है। इसमें आप देखेंगे कि पारिवारिक परिस्थितियों का चित्रण उपन्यास का मूल कथ्य है। व्यंग्यात्मकता औपन्यासिक कृति की मुख्य विशेषता है। कथा साहित्य परिवेशगत रचना की अनुकूल विधा है। अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्वों को देखना महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो शुरुआती पृष्ठ पे दे रखा है मनु भंडारी जी ने, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये आरपीएससी जो मानेगी वही उत्तर जो है अपने को वो मानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो 4 नंबर जो है उसकी संभावना है कि अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्व को देखना
महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक उपन्यास है और अपने जो परिवेश का जो तत्कालिक जो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उनका वर्णन किया है। तो अब आरपीसी देखो क्या मानती है, तो मेरे हिसाब से तो इसका ये उत्तर होना चाहिए। हालांकि कथा साहित्य में जो नाटक उन्होंने लिखा भी है कि अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद को देखा तो लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है इसका ये उत्तर यही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेम में विस्तार अधिक होता है, श्रद्धा में घृत्व है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है तो सही नहीं है में देखेंगे तो प्रेम में विस्तार अधिक है और श्रद्धा, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, श्रद्धा में विस्तार होता है, प्रेम में घनत्व है, तो ये उल्टा हो गया। तो इसका यही कथन जो है वो सही नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछ रहा है यहाँ पे। नील सरोरो है, नील मणि, नील निर्दर श्याम, यमक अलंकार। रूपक अलंकार के भेद हैं सांग रूपक और निरंग रूपक। जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उपमा और उत्प्रेक्षा की गणना साम्यमूलक अलंकारों में की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1 नंबर का विकल्प है वो सही नहीं है, तो यही हो जाएगा, बाकी सही है। आपको ये कथन जो है वो याद भी रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इलियट की निर्व्यक्तिकता का आशय है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। उन्होंने निर्व्यक्तिकता के 2 रूप माने हैं, कुशल शिल्पी मात्र के लिए जो प्राकृतिक होती है और प्रौढ़ कलाकार के लिए जो अर्जितियाँ उपलब्ध की जाती है। इनका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत कोलरिज की काव्य संबंधी मान्यताओं के अनुकूल था। प्रौढ़ कवि अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। जैसे अगर आप आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पाठ्यक्रम में इलियट का सिद्धांत लगा हुआ है तो उसमें जो कथन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो आपको इस प्रकार से, जैसे मान लो इसका उत्तर है सही नहीं है तो इसमें इनकी मान्यताओं के अनुकूलता यही हो जाएगा। तो बाकी जो 3 कथन बच गए इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछ रहा है। विभाव के 2 भेद पाए जाते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, तो दोनों भेद हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहा गया है, तो यही गलत हो गया। असंगति पूछ रहा है, आलम्बन नहीं, आश्रय होता है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इसमें ये तीसरा नंबर कथन जो है वो असंगत हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, इस खड़ी पाए के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है, ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता जो हिंदी शब्दानुशासन है उसमें किशोरदास वाजपेयी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है। यह अक्षरात्मक लिपि है, तो इसमें यह आ जाएगा, वर्णों का एकाधिक उच्चारण नहीं होता, तो ये जो है वह असंगत है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द यहाँ पे देखेंगे तो अपन सरोजनी, प्रदर्शनी और दायित्व है, तो सही तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये वाले जो विकल्प नंबर 3 है, सरोजनी, प्रदर्शनी और दायित्व, इस प्रकार से लिखे जाएंगे, तो शुद्ध रूप जो है वो इन शब्दों के ये है, तो विकल्प नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, इस पत्र में कहा है वह कल आएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, मैं वहाँ कई बार जा आया हूँ, सीता ने माला गूंथ ली, तो जहाँ तक मेरा मानना है ये इसमें विकल्प नंबर 4 सही होएगा, सीता ने माला गूंथ ली। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषय कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है, यह नर्मदा के मध्य एक टापू पर स्थित है
ओंकारेश्वर के इस ओर नर्मदा तथा उस ओर कावेरी नदी है। यह पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पे आप जो सौंदर्य नदी नर्मदा में देखेंगे तो ये वाला जो है कथन वहाँ पे नहीं आया है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ब्रज बोली का क्षेत्र नहीं है। ब्रज बोली जो है वो करौली, मथुरा, भरतपुर, सहारनपुर, सहारनपुर में नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सौभाग्य व तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान में से उद्धृत यह कथन किस विषय में है? तो ये दुनिया के संबंध में है, तो इसका सही उत्तर जो है धनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी कबंद कैसो धाइबो विचारू अंध, धंध देखियत जग सोचू परिणाम को। में कबंद का अर्थ यहाँ पे पूछा है, अंधे की लाठी, सिरहीन शरीर, तो यही हो जाएगा कबंद का अर्थ, सिरहीन शरीर। अगला प्रश्न है, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुसार विकल्प नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, जो विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद कविता का संपादन किया है उसके अनुरूप ये अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे। लाज से संयुक्त चितवन, यहाँ लपेटी से आश्रय है आवरण के रूप में लिपटना, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रहना, रसात्मक भाव से परिपूर्ण। तो आप जब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वाले घनानंद कविता की व्याख्या देखेंगे तो इसमें लपेटी के दो अर्थ बताएं, लेकिन यहाँ पे ये अर्थ नहीं लिया गया है, तो यही हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ? 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में और 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में। तो यहाँ पे इस बार जैसे ज़्यादातर जो प्रश्न है वो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आए हैं, तो नगेंद्र वाली पुस्तक में यहाँ पे 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दे रखा है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद पे जो सुधीश पचौरी जी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिख रखा है कि हिंदी में उत्तर आधुनिकतावाद 1980 में आया। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना गया उत्तर तो ये होगा, निश्चित रूप से इस पर आपत्ति लगेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है इसका उत्तर जो है वो 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में होना चाहिए। सुधीश पचौरी जी की किताब है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है। बाकी तो आरपीएससी मानेगी वही प्रामाणिक होगा। निश्चित रूप से इस प्रश्न में आपत्तियां भी लगेंगी। अगला प्रश्न है, तुलसी को भलो पे तुम्हारे ही किए कृपाल, कीजिए न विलंबु बलि पानी भरी खाल है। उक्त काव्यांश में पानी भरी खाल का भावार्थ है जीवन दुखपूर्ण है, जीवन साधन संपन्न है, जीवन निराशापूर्ण है और जीवन जो क्षण भंगुर है। तो इसका भावार्थ जो है ये हो जाएगा जीवन क्षण भंगुर है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिन्नगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतार कर चलने के लिए क्यों कहा? उधर उनका चौका रसोई घर था, उधर उनका खलिहान था, उधर उनके बैठने सोने का स्थान था, वहाँ उनका पूजा स्थान था। यहाँ पे आप देखेंगे तो उधर उनका खलिहान था, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीएस इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। इलियट के अनुसार परंपरा का संबंध संस्कृति से है, वे परंपरा को रूढ़ी पालन के रूप में स्वीकार नहीं करते। अनेक युगों और कलाकृतियों के संकलित और मिश्रित प्रभाव से परंपरा का रूप निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक नंबर का जो कथन है उसको उल्टा लिख दिया, इलियट एकता में अनेकता नहीं, अनेकता में एकता, तो यही जो है वो असंगत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 इसमें असंगत है। अगला प्रश्न है, मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से यह अंत है उसका निश्चित अंत। आधे अधूरे का उक्त कथन स्त्री के समक्ष किसके समक्ष कह रही है? यहाँ पे छोटी लड़की एवं बड़ी लड़की, लड़का एवं पुरुष दो, लड़का एवं बड़ी लड़की, तो इनके सामने ये कह रही है, लड़का एवं बड़ी लड़की के सामने जो है ये कह रही है, तो ये कथन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनुपस्थित, अनुवीक्षण, अनुचित, अनार्य, तो यहाँ पे अनु जो है वो इसमें है 2 नंबर में, आरपीएससी में पहले भी आया हुआ है ये प्रश्न, तो अनुवीक्षण जो है इसमें अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे।
विद्वानों ने रस ध्वनि को ही श्रेष्ठ माना है। ध्वनि सिद्धांत के आचार्यों ने रस को ध्वनि के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया है। जहाँ रस ध्वनि के साथ अलंकार भी रहता है वहाँ ध्वनि की मनमोहकता बढ़ जाती है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है तो यही हो जाएगा, ये वर्गीकरण नहीं किया है इन्होंने, तो ये विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह है और गरिमा में व्यक्तित्व का। महाभोज उपन्यास से उद्धृत उक्त कथन किसके लिए है? तो ये लखन सिंह के लिए, महेश शर्मा के लिए, दत्ता बाबू के लिए, दास साहब के लिए। तो सही उत्तर जो है इसमें दास साहब रहेगा, इनके लिए कथन आया है। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प, अनुपयुक्त देखना है, उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर, तो यही हो जाएगा इसका। मानव जाति मनु के रूप में फिर से सांस लेने लगी, विशेषण विपर्य, विरोधाभास, ये अर्थ नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से जहां तक मानना है ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण है। कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलिया सममात्रिक छंद है, तो अगर 2 ये हैं और 4 रोला के हैं तो सममात्रिक तो नहीं है, तो यही इसका सही जो है वो हो जाएगा। कुंडलिया सममात्रिक, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं और कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं, तो यही हो जाएगा इसका त्रुटिपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो काव्य में सरलता पर बल देते थे, वे साहित्य में देवताओं और राष्ट्रवीरों के अच्छे कार्यों के चित्रण की सलाह देते थे, उनके अनुसार काव्य धार्मिक और नैतिक होना चाहिए, वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख मानते थे, ये नहीं मानते थे वे, तो सही नहीं है, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, पंक्ति में अलंकार है, अलंकार पूछा है तो ये भ्रांतिमान हो जाएगा, इसमें सीधा ही है यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये जो कथन है ये पंडित जगन्नाथ का है, तो इसका सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? जहां किसी वर्ण या वर्ण समूह का एकाधिक बार प्रयोग किया जाए वहाँ अनुप्रास होता है, बिल्कुल होता है। जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमालंकार होता है। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाए वहाँ यमक अलंकार हो, ये तो यही हो जाएगा कि एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ ले जाए तो वहाँ यमक नहीं होगा, श्लेष होता है, तो यहाँ पे विकल्प सही नहीं है, तो ये वाला विकल्प जो है वो सही नहीं है, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो जामवंत का है। अगला प्रश्न है, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये राम का स्वयं का ही है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, राम का कथन है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? सप्तक, धावक, पाठक, लेखक। सप्तक में जो अक प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तक। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक, चढ़ाई, दौड़, भाव, ममता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता। अगला प्रश्न है, चार्ल्स जेन्क्स के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ये डॉक्टर नागेंद्र की बुक में लिख रखा है, आर्नल्ड टाइनबी ने जो किया था। अगला प्रश्न है, इसमें अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? ये रस निष्पत्ति के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव या भावों के बाद उत्पन्न होने वाला। अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शाब्दिक अर्थ के आधार पर अनुभवों के 2 रूप माने जा सकते हैं, भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं और भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाएं, दोनों ही सही है। सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें यह आ जाएगा अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं?
दुर्व्यवहार, अत्याचार, आधे दीन और दुराचार। तो दुर्व्यवहार तो दो से ज़्यादा हो गए, तो यही हो जाएगा दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अजंत, अच धन अंत, सत्शास्त्र, सत धन शास्त्र, अभिषेक अभिधन शेख, परिच्छेद, ये वाला हो जाएगा इसमें, तो ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या अगला है 138, किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, निधन, निष्ठा, निष्ठा, सदाचार, सदाचार, एक 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 एक, ये यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये गलती पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया, एक एक। चिर स्थायी, जीर्णावस्था ने उसके आत्म सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास में ये युक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये प्रेमचंद के उपन्यास में लिख रखा है, तो ये धनिया के लिए आया है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा धनिया। त्राष्टी की प्रमुख विशेषता नहीं है। त्राष्टी में सर्वाधिक महत्व विषय वस्तु को दिया गया है, तो सबसे ज्यादा महत्व तो इन्हीं को है। त्राष्टी में कार्य व्यापार वर्णनीय होता है, अभिनय नहीं। त्राष्टी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। त्राष्टी कार्य व्यापार का अनुकरण है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे। अधिकतर प्रश्न इस बार जो है वो सूक्ष्म रूप से आपको अध्ययन करेंगे आप गहनता से, तभी आप सही कर सकते हैं। तो ये वाला इसका सही उत्तर रहेगा, यानी हर एक सिद्धांत को आप अपने को पूर्ण रूप से समझना है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक हैं। विचारधारा का अंत जो है वो डेनियल बेल ने माना है, ये विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहा है, निष्ठुरता में है, विषमता, आधुनिकता, अनैतिकता। तो आधुनिकता में जो उपसर्ग नहीं है, आधुनिक है तो इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है इसमें भी। वे व्यवहारिक क्रिया के भी दो उपभेद स्वीकार करते हैं, उपयोगी और नैतिक। वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते। सैद्धांतिक क्रिया के भी दो रूप माने गए हैं, स्वयं प्रकाश ज्ञान तथा तर्क ज्ञान। वे आत्मा की दो क्रियाएं मानते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो दोनों भेद तो करते हैं, तो इसका विकल्प नंबर 2 ही हो जाएगा। वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते। साथियों, ये जो पेपर देख रहे हो आप, तो इस पेपर में 3 कथन सही है, एक जो है वो गलत आ रहा है। अधिकतर प्रश्न इसी प्रकार के आए हैं, तो संक्षेप से काम नहीं चलता। अपने को जो है आपको अधिक से अधिक जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और सिद्धांतों को जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहिए। संक्षेप नोट्स से उनसे काम जो है वो आजकल के पेपर का जो पैटर्न आ रहा है उसमें नहीं चल पाता। आपको अगर पूरी चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? तो इसमें जैसे ऊपर वाले ने पूछा था असंगत है, या पूछा था कि सही नहीं है, इसमें पूछ लिया विरुद्ध, मत के विरुद्ध है, यानी 3 तो पक्ष में है, एक ही है। तो इसमें देखते हैं, प्रबंध वक्रता में प्रबंध के समस्त सौंदर्य का समावेश हो जाता है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त शब्दालंकार और अर्थालंकार समाविष्ट है। एक दो या अनेक वर्णों की आवृत्ति वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। पद पूर्वार्ध वक्रता को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, तो ये भी सही है। एक या दो अनेक वर्णों की आवृत्ति वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है, ये भी सही बात है। ये वाला आ जाएगा इसमें, वाक्य वक्रता के अंदर समस्त शब्दालंकार और अर्थालंकार समाविष्ट होते हैं, तो मत के विरुद्ध हो गया, तो यही हो गया। अगला प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का अर्थ है? तो ये तो सीधा है, यहाँ पे किस घोष का मतलब कौन है? अहिरों की बस्ती। अगला प्रश्न है, रामू बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलहू की कवितावली के उक्त काव्यांश में कवि कोकिल किसे कहा गया है? यहाँ पे वाल्मीकि जी के लिए आया है, तो वाल्मीकि जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हमको हरि की कथा सुनाए, अपने ज्ञान कथा हो उदो, मथुरा ही ले गाओ, नागरी नारी भले भुजेगी अपने वचन सुभाव। इनमें रेखांकित नागरी नारी से अभिप्रेत है यशोदा, राधा, गोपिया, कुब्जा। इसमें सही अर्थ जो है वो रहेगा कुब्जा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है?
जो ऊपर भी आया था उसी में है, तो इससे संबंधित आप प्रतिवक्रता जो है वो प्रकरण वक्रता, प्रणविन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता जो होती है इसको प्रतिवक्रता भी कहते हैं, तो इसका ये हो जाएगा पद प्रार्ध वक्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? राम श्याम का मित्र है लेकिन दोनों में अनबन है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया। मैं भी यह काम कर सकता हूँ, मोहन आएगा और मैं जाऊँगा। तो ये तो जुड़े हुए हैं। ये वाला जो 3 नंबर का है ये हो जाएगा मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो ये समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। अंतिम प्रश्न है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 तरह के वाक्य माने गए हैं, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। हिंदी में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। सामान्यतः वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य और क्रम क्रिया आदि को विधेय कहते हैं। तो ये जो 1 नंबर दे रखा है कि वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी जो है वो संश्लेषणात्मक भाषा है, ये जो है वो नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका। विश्लेषणात्मक है तो ये उल्टा लिख दिया, तो इसका ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करवाने का। उम्मीद इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रश्न में लगे कि इसका प्रश्न जो है वो उत्तर अलग आएगा या ये आएगा, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे उसके प्रमाण की। बाकी जो उत्तर कुंजी है वो तो एक आरपीसी की प्रामाणिक रहेगी और मान्य है, प्रयास किया था। धन्यवाद।